तो बच्चों आज हम बीएसटीसी सेकंड जो आपकी एसएसटी की बुक है सामाजिक विज्ञान की बुक उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसके अंदर मुख्य जो आपके बिंदु हैं तो उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति 1986 की मुख्य सिफारिशें। तो बच्चों देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में 1986 की शिक्षा नीति एक मील का पत्थर साबित हुई और इसी को आधार मानते हुए हमारे शिक्षा का जो ताना बाना बुना गया यानी जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई शैक्षिक नीति, वो नई शिक्षा नीति 1986 का आधार और सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा जो दिए गए, इसलिए ये नीति राष्ट्रीय नीति के स्तर पर प्राप्त हो सकी। यानी 1985 में श्री राजीव गांधी ने वर्तमान शिक्षा का विश्लेषण करने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप एक दस्तावेज तैयार किया गया, शिक्षा की चुनौती एक नीति संदर्भ में, शिक्षा चुनौती एक नीति संदर्भ में। तो इस जो दस्तावेज के अंतर्गत इसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के विचार प्रस्तुत किया गया और इसे संसद ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अंदर बच्चों देखिए पाठ्यक्रम लचीला एवं व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया। विषयों को संरचना के क्रम में संस्कृति ऐसे मूल्यों जो धर्मनिरपेक्षता, समतावाद, जनतंत्र, स्वाधीनता का इतिहास व स्वतंत्रता सेनानियों के उत्सर्ग राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता के पोषक हैं। इस सम्मिलित पोषक हैं, इसे विभिन्न चीजों यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित विभिन्न चीजों में शामिल किया गया। यानी आप कह सकते हो कि नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी उसमें इन तत्वों को शामिल किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा सके, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, उसको किस प्रकार सरल बनाया जाए। इसके अलावा धर्म, जाति, समाज, एकता, भाईचारा, शिक्षा नीति पर इस चीज पे भी जोर दिया गया कि ऐसी स्थिति हमारे देश में कायम रहे राष्ट्रीय एकता की। तो इसी को देखते हुए 1986 की नीति ने सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो सामाजिक विज्ञान का हमारा विषय है उसके संदर्भ में कुछ सिफारिशें की थी। जो सिफारिशें इस प्रकार है, देखिए नंबर 1, व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास। यानी जो सामाजिक विषय है इसके अंदर इस आयोग का जो प्रयास यही रहा कि व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास होना जरूरी है, कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ रहे, संतुष्ट रहे, बौद्धिक और सांस्कृतिक उसका विकास भी होना चाहिए। दूसरा, अपरिचित स्थितियों में नए कार्यों को करने में आत्मविश्वास, लोकतांत्रिक, नैतिक एवं मूल्यगत स्थितियों के प्रति रुझान। यानी जो चीजें बच्चों को नहीं आ रही हैं, इनसे परिचित नहीं है, और उसके अलावा ऐसे नए कार्य करना कि वो बच्चों में आत्मविश्वास स्थापित हो। इसके साथ सारी व्यवस्था नैतिकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। मूल्यगत यानी मूल्य, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इनके प्रति भी बच्चों में क्या बढ़े, रुझान बढ़े, और रुझान बढ़ना जरूरी है। उसके बाद है वैज्ञानिक मन स्थिति का आविर्भाव, यानी वैज्ञानिक गतिविधियों के अंदर बच्चा इसमें शामिल हो सके, वैज्ञानिक गतिविधियां जो हैं उसमें बच्चा शामिल हो सके, उसका पूर्ण रूप से जो ज्ञान ग्रहण करे। भौतिक, सामाजिक, तकनीकी एवं आर्थिक परिवेश के प्रति जागरूकता, सामाजिक वातावरण के साथ तकनीकी शिक्षा है, चाहे आर्थिक व्यवस्था है, भौतिक हमारा जो वातावरण है, बच्चा इसके प्रति जागरूक रहे, सजग रहे। यानी कहने का मतलब कि इन स्थितियों के अंदर वो इन कार्यों के लिए क्या करे, रुचि पैदा करे। श्रम के प्रति निष्ठा, यानी काम के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए, मेहनत जो है हमारा श्रम है, कार्य के प्रति, शिक्षा से संबंधित जो कार्य है, समाज व्यवस्था से संबंधित कार्य है, उनके प्रति उनकी पूरी क्या होनी चाहिए, रुचि होना जरूरी है। उसके बाद है धर्म निरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, यानी धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति क्या होनी चाहिए, आस्था होना जरूरी है, कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। सामाजिक न्याय यानी किसी की धर्म जाति के आधार पर तो
धर्मनिरपेक्ष यानी सामाजिक न्याय, जन्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय की स्थापना होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, ये भी सही बात है, देश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में भाईचारा यानी वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार हमें रहना चाहिए, सद्भावना होनी, यानी हम धर्म जाति या किसी भी सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव ना कर सकें। 8वां पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रति आस्था। देश की एकता को कभी खंडित नहीं होने, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के हमारे जितने भी मूल्य हैं, अभिसंभ हैं या हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, उनके प्रति सम्मान और आस्था होना जरूरी है। जैसे हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे राष्ट्रीय महापुरुष हैं, देश की आजादी में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा भावना होनी आवश्यक है। 9वां पॉइंट जो हमारा है अंतर सांस्कृतिक समझ का विकास। तो बच्चों देखिए इस पर राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कर आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में सन 1992 में पुणे से प्रस्तुत किया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यावसायिक शिक्षा हेतु कृषि समाज सेवा कार्यक्रमों पर बल दिया गया, और इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधित किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 में, उसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा को कृषि समाज और सेवा कार्य पर बल दिया गया, जिसकी मुख्य सिफारिशें इसमें बताई गई है। अब मुख्य सिफारिशों में देखिए, नंबर 1 कर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास, यानी हम काम के प्रति आस्था होनी चाहिए, स्वस्थ दृष्टिकोण, अच्छे ढंग से काम करें। मानवीय मिश्रित संस्कृतियों के प्रति मूल्यों का विकास, मानवीय सभ्यता जो संस्कृति है, सभी संस्कृतियां, एक धर्म जाति की नहीं, सभी संस्कृतियों के प्रति हमारा मूल्य, जो सभी संस्कृति के प्रति और उनके मूल्यों के प्रति हमारा विकास करने का लक्ष्य होना चाहिए। यानी कह सकते हो हम सर्व धर्म जाति जो संस्कृति के लोग हैं उनका पालन करें। आर्थिक विकास में योगदान के लिए मानवीय शक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास, यानी देश की आर्थिक विकास के लिए, चाहे रोजगार के लिए मानवीय शक्ति को उन्नत बनाना जरूरी है। विभिन्न प्रकार के, चाहे इंजीनियर हो, बड़े बड़े जैसे ये काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए आर्थिक विकास किस प्रकार हो, उसके लिए मानवीय शक्ति उपलब्ध करवाना। प्रतिभाशाली बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाने में सहायक, यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, अयोग्यता के अनुसार उनको आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग 1964-1966 की मुख्य सिफारिशें। तो बच्चों देखिए आज हम सामाजिक परिवर्तन के उस दौर से गुजर रहे हैं। हम सोचते हैं और सोचने पर विवश कर देता है कि हम सोचते हैं कि आजादी के बाद हम आजादी के इन वर्षों में हमारी पीढ़ी ने कैसा सामाजिक जो व्यवस्था बना पाई, या यदि हम कई बार ये देखते हैं कि हमने किस क्षेत्र में क्या काम किया, तो हम यहाँ शिक्षा के बारे में देख रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा व्यवस्था के अनुकूल सिद्ध नहीं हुई या हुई है। क्या ये इतनी असक्त थी कि हम समय के अनुकूल इसको ढाल नहीं सके? यानी कई ऐसे प्रश्न उठते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़े स्तर पर हमारे देश ने विकास नहीं कर पाया है। तो इसके लिए कोठारी कमीशन की एक नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी, और संविधान प्राप्ति के पश्चात देश का जब आजाद हो गया उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसी समस्याएं उभरी। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा की सभी समस्याओं के प्रति, जो शिक्षा की समस्याएं थी उनके प्रति व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण उपस्थित किया, और भारत सरकार ने 1964 में एक प्रस्ताव पारित किया, और डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो कुलपति थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक कोठारी कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की। अब कोठारी कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दौलत सिंह जो कोठारी थे ये इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो कोठारी कमीशन के नाम से एक कमीशन बनाया गया, और ये कमीशन जो सरकार को शिक्षा संबंधी नीतियां, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान, शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिए गठित किया गया। कमीशन ने कार्य के घंटे, बालक की कक्षा 1 में प्रवेश लेने के समय की आयु का निर्धारण एवं अन्य आवश्यक सुधार
करने के सुझाव के साथ पाठ्यक्रम की सभी संभावनाओं एवं समस्याओं पर गंभीरतापूर्ण विचार किया। भाषा शिक्षण, विज्ञान, गणित, कार्यानुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा और रचनात्मक क्रियाएं, लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में अंतर, नए पाठ्यक्रम तथा बुनियादी शिक्षा के साथ ही सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कमीशन के अनुसार कि सामाजिक विज्ञान अच्छी नागरिकता के लिए क्या अनिवार्य है, और ये पाठ्यक्रम जो है, इसका पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र की अखंडता पर बल देने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही कमीशन ने कुछ सुझाव दिए कि सभी स्तर पर जो काम करने की भावना होनी चाहिए, पद्धति हमारी होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। और आयोग ने इसके कुछ मुख्य सुझाव भी दिए। आयोग ने बच्चों क्या सुझाव दिए, देखिए मुख्य सुझाव कि जनता की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं जीवन में शिक्षा का संबंध स्थापित करना, शिक्षा में उत्पादकता, विज्ञान, वर्तमान शिक्षण एवं सभ्यता के आधार, कार्यानुभव, व्यावसायिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान में सुधार करना। तीसरा देखिए कि शिक्षा सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय चेतना, सामान्य एकल सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा नीति, राष्ट्रीय नीति का विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, उसके बाद देखिए देश का आधुनिकीकरण, यानी इन चीजों पर कोठारी आयोग ने प्रयास किए थे कि इन पर हमें विशेष ओर से सुझाव दिए, विशेष ओर से ध्यान देना। और पांचवा था सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, यानी ये कोठारी आयोग की मुख्य रूप से सुझाव दिए गए थे। उसके बाद बच्चों देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिश है। तो देखिए बच्चों माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 23 दिसंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में हुई। आयोग ने टेक्निकल स्कूलों व अन्य प्रकार के स्कूलों के विकास पर बल दिया तथा सह शिक्षा की भी व्यवस्था रखी। भाषाओं के अध्ययन के बारे में आयोग ने महत्वपूर्ण तर्क दिए। पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए इस आंतरिक तथा वैकल्पिक रूप में बांटा। पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव भी कमीशन ने दिया। ये पुस्तकें अच्छी व सस्ती होनी चाहिए। आयोग ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का आधार माना। विद्यालय में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, कुशल जीवन यापन की कला का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, देश प्रेम की भावना का विकास पर जोर दिया। आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो इस प्रकार थी, यानी अब देखिए दोबारा सुनिए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था उसकी नियुक्ति जो हुई 23 दिसंबर 1952 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब इस आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं जो इस प्रकार है आयोग की। नंबर 1 है लोकतांत्रात्मक नागरिकता का विकास, यानी लोकतांत्रिक नागरिकता, यानी लोगों के अंदर जनतंत्र के प्रति जन इच्छा शामिल करना, लोकतंत्र के बारे में बताना, यानी बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए कुशल जीवन यापन की कला का प्रशिक्षण, यानी जीवन यापन करने के लिए कुशल जीवन यापन कला का प्रशिक्षण देना। उसके बाद व्यावसायिक कार्य पर भी जोर दिया गया, यानी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार करना है, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षण और चरित्र निर्माण, देश प्रेम की भावना का विकास। तो ये माध्यमिक जो शिक्षा आयोग ने इस चीजों पर ध्यान देना शुरू किया कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है इसमें इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र और देश की एकता, भाईचारा और अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चे तैयार करने के लिए इनका होना जरूरी है। आगे देखिए, आगे विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें 1948। तो बच्चों देखिए विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई, और इस आयोग ने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा कि जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों में जो विषय पढ़ाए जाए वे जीवन से संबंधित हो, यानी उनमें सभी तत्वों का समावेश हो। कमीशन के ने
चरित्र निर्माण पर जोर दिया, राष्ट्रीय अनुशासन की स्थापना कर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य बताया। आयोग ने प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के विकास पर भी बहुत जोर दिया। यानी कहने का मतलब कि देश के विकास और राष्ट्र विकास के लिए चरित्र और राष्ट्रीय अनुशासन, स्वतंत्रता, भाईचारा होना जरूरी है। इस आयोग ने भी कुछ सिफारिशें जो इस प्रकार से प्रमुख सिफारिशें, नंबर 1 देखिए कि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों का प्रतीक होना चाहिए। नंबर 2, विश्वविद्यालय देश की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण करें, महिलाओं के प्रति उदार शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। विश्वविद्यालय छात्रों को सामाजिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास भी हो, यानी बच्चे का हर तरीके से सर्वांगीण विकास होना। सामान्य शिक्षा में मातृभाषा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। इसके अलावा 5वां पॉइंट देखिए, व्यक्ति में अंतर्निहित गुणों को विकसित करें, यानी व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसको बाहर निकालने का काम, अंतर्निहित गुण है उनका विकास करना आवश्यक है। अगला पॉइंट देखिए, ऐसे दूरदर्शी, बुद्धिमान एवं साहसी व्यक्तियों का सर्जन करें जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ज्ञान, विकीर्ण एवं अर्थपूर्ण नवीन ज्ञान की सतत खोज करें तथा जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये भी सिफारिशें की गई कि हम ज्ञान का, नवीन ज्ञान को इस प्रकार करें जो जीवन के लिए क्या हो, सार्थक हो। राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसायों, उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया जाए। वैज्ञानिक शोध को प्राथमिकता दी जाए, जो वैज्ञानिक शोध है उसको प्राथमिकता दी जाए और वैज्ञानिक शोध के आधार पर ही जो भी विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो रुचिपूर्ण और बच्चे उसमें रुचि लें और बच्चे काम के प्रति उदासीन ना रहें। इसलिए वैज्ञानिक शोध को प्राथमिकता देनी जरूरी है जो सही और सच्चाई पर आधारित हो। उसके बाद छात्रों की विश्व बंधुता की भावना विकसित करना, यानी जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यानी धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव वो किसी से भी ना करें, क्लास के अंदर, विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर, कहीं भी। तो बंधुत्व की भावना ये विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार देखिए कि इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा जितने भी आयोग गठित किए हैं उन्होंने शिक्षा, व्यक्ति और समाज, संस्कृति और जीवन के हर क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए हम जानते हैं। चाहे वो कोठारी आयोग हो, चाहे विश्वविद्यालय आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, विभिन्न जितने भी आयोग हुए, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 रही हो, तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिसके कारण सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण सिफारिशें भी इस आयोग ने की। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह कि वास्तविक धरातल पर जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो इन आयोगों की बहुत सी सिफारिशें समय पर क्रियान्वित नहीं हो पाई है। कुछ सिफारिशों पर ज्यादा अमल किया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है। इस कारण शिक्षा में रही ये बड़ी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि भावी समय में ये गठित जो आयोग और उनका क्रियान्वयन शिक्षा और भारत के संबंध में निर्माण अवश्य योगदान, यानी भविष्य में इसके और अधिक प्रयास किए जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर।